जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कैलेंडर, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और इतने छोटे लेवल से या इतने छोटे स्तर से आपको कोई भी मुश्किल ही है समझाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देरी किए हुए। जो समय की यदि हम करते हैं तो कैलेंडर में यदि समय की बात यदि हम करते हैं तो सबसे छोटा समय सेकंड, 60 सेकंड से मिलके बना मिनट, 60 सेकंड से मिलके बना 1 मिनट और ऐसे ही 60 मिनटों से मिलकर बना 1 घंटा और ऐसे ही 24 घंटों से मिलकर, कितने घंटों से, 24 घंटों से मिलकर बना 1 दिन। कितना? 1 दिन। मतलब एक दिन के लिए 24 घंटे होंगे। ठीक है, दिन और रात दोनों काउंट की जाती हैं, है ना। और दिन के बाद आता है सप्ताह की बात। सप्ताह होता है 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह कहलाता है 7 दिन, इसीलिए सप्ताह कहते हैं इसको, है ना। जिसमें 7 दिन होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार भी इसको कहते हैं, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, इसके बाद क्या आती है बात? मंथ की, है ना, माह की। माह की जैसी बात आती है क्योंकि सप्ताह के बाद जो बड़ी इकाई है समय में वो माह होगी, महीना होगा। ठीक, और महीने की जहाँ बात आएगी वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर आएगी। कैसी है वो कन्फ्यूजन? चलिए देखते हैं। एक माह में 30 या 31 दिन होते हैं। ठीक, किस में 30 होंगे, किस में 31 होंगे, शायद आप पहले से जानते होंगे, है ना। और केवल फरवरी माह ऐसा होता है सभी महीनों को छोड़कर जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, है ना। 28 या 29 दिन होते हैं। 28 दिन साधारणतः सामान्य वर्ष में होते हैं, 29 दिन आदि वर्ष में होते हैं जिसको लीप वर्ष भी कहते हैं। 29 दिन की फरवरी लीप वर्ष में होती है और 28 दिन की सामान्य वर्ष में होती है। ठीक, ये था बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद जैसे ही हमारे पास वर्ष की बात आई तो अब हम वर्ष को और देख लेते हैं कि वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वर्ष 12 महीने के बराबर होता है ना। महीने, माह को ही बोला जाता है ना। महीने भी बोल सकते हैं, महीना भी बोल सकते हैं, माह भी बोल सकते हैं, मंथ इंग्लिश में रहता है। तो एक वर्ष 12 महीने के बराबर होता है। और वर्ष 2 प्रकार के जनरली हम कैलेंडर में पढ़ते हैं क्योंकि सबसे जो मेन है कैलेंडर में वो है वर्ष को पहचानना, है ना, कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। क्योंकि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या है इनका अंतर, क्या है इनकी पहचान। ठीक, उसको समझने के लिए हम देखते हैं आगे इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले यदि बात करें दिन की तो साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। ये एक दिन का अंतर कहाँ आता है? जो मैंने बात बताई थी फरवरी के दिन, है ना। फरवरी यदि साधारण वर्ष में है, ठीक, साधारण वर्ष की जो फरवरी होगी वो 28 दिन वाली होगी। कितने दिन वाली होगी? 28 दिन वाली, इसलिए 365 दिन है। और लीप वर्ष में क्या होगा कि जो फरवरी है लीप वर्ष में वो 29 दिन की होगी। फरवरी लीप वर्ष में कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। ठीक, इसलिए इसमें एक दिन फरवरी का जो 29वां दिन है वो फरवरी के बाद से बढ़ाता ही चला जाता है, तो दिसंबर तक वो एक दिन ज़्यादा ही रहेगा। ठीक, इसलिए इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं। और सप्ताह की बात करें तो दोनों ही वर्षों में 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है या एक विषम दिन भी इसको कहेंगे। विषम दिन के कॉन्सेप्ट को हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, 52 सप्ताह, एक विषम दिन या एक ज़्यादा दिन जिसको हम कह सकते हैं। और लीप वर्ष में क्या होता है कि 52 सप्ताह तो हैं ही, 2 विषम दिन रहेंगे, 2 दिन ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये 66वां दिन एक और दिन ज़्यादा लेके आएगा। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में केवल बस एक ही फ़र्क है, फरवरी का 28 दिन होना साधारण में और फरवरी के 29 दिन होना लीप वर्ष में, और इसी से दोनों वर्षों का अंतर चलता रहता है। ठीक है,
अब बात आती है बहुत ही महत्वपूर्ण कि इनकी पहचान हम कैसे करें कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। 4 से हम भाग देकर चेक करेंगे। यदि 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, कुछ भी शेष बच रहा है, एक आध शेष बच जाता है या 2 शेष या 3 शेष बचता है, तो वो वर्ष साधारण वर्ष होगा। जैसे कि 2003 में जैसे ही हम 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बच के आएगा, ठीक है। 1993 में जैसे ही हम भाग देंगे तो 1 शेष बच के आएगा। इसके अलावा 1995 में देंगे तो 3 शेष बचेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे पता चलता है कि 4 से भाग हम इनमें दे के चेक करेंगे तो 4 से कुल मिला के बात ये है कि 4 से भाग नहीं जाएगा, है ना, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जो भी वर्ष का नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वो साधारण वर्ष होगा, ठीक। इसके बाद लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है कि लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट में हम एक बात देखेंगे कि 4 से यह पूरा भाग हो जाएगा जो भी लीप वर्ष वाला नंबर होगा। जैसे 2004 है, 2004 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, है ना, पूरा भाग जाएगा, ठीक, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक। 1992 में भी पूरी तरीके से भाग जाएगा, 96 में भी 4 का पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। इसलिए ये कौन से वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे, ठीक। अगली बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा है कि इस पूरे टॉपिक में बस इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या है वो बात, वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है, वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। जैसे मान लीजिए किसी साधारण वर्ष का 1 जनवरी का 2003 वाला दिन सोमवार है, मान लिया ये हमने, तो इस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर, है ना, 2003, तो उस दिन भी सोमवार ही होगा, ठीक है, उस दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। उसी प्रकार वर्ष के पहले और आखिरी दिन में एक विषम दिन होता है, इसलिए ये बात बोली जा रही है क्योंकि ये जो दूसरा दिन है या 29वां दिन है फरवरी का, वो एक दिन फरवरी के बाद से मार्च में, अप्रैल में, मई में, हर महीने में ज़्यादा आता रहेगा, तो 31 दिसंबर पे वो एक दिन ज़्यादा आएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 जनवरी 2004 को यदि सोमवार है मान लिया, ठीक, तो बात क्या है कि 31 दिसंबर को 2004 में सोमवार से एक दिन ज़्यादा होगा, मतलब एक दिन आगे, मतलब सोमवार के बाद मंगलवार यहाँ पे होगा, ठीक। ये था इसका सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना। वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है, लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक, क्योंकि इससे हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट, यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी सोमवार होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 2003 एक साधारण वर्ष है, पहला और आखिरी दिन समान। अच्छा एक बात सोचिए कि 31 दिसंबर के बाद जो अगली तारीख है या जो अगला दिन होगा वो कौन सा होगा, 1 जनवरी, कौन से, अगले वर्ष का, है ना, अगले वर्ष मतलब 2003 के बाद कौन सा वर्ष, 2004, ठीक। 2004 अगला दिन होगा, मतलब सोमवार के बाद अगला दिन क्या आना चाहिए, मंगलवार, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि साधारण वर्ष में, है ना, क्या है कॉन्सेप्ट कि साधारण वर्ष में एक वर्ष का यदि अंतर लिया जाएगा, एक वर्ष का अंतर लें तो एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन होगा। ये बात हमें कैसे पता चली, सोमवार से मंगलवार हो गया। देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी 3 से 2004 पर आए तो एक दिन बढ़ गया, है ना। यहाँ से यदि देखें तो कितना दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि एक विषम दिन होगा, ठीक है।
उसी प्रकार हम लीप वर्ष में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 1 जनवरी 2004 को यदि सोमवार है तो हमें पता है कि 29वां दिन फरवरी का बढ़ता हुआ चलेगा, जिससे क्या होगा कि 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार होगा, लेकिन इससे पहले वाला दिन मतलब 30 दिसंबर यदि मैं बात करूं इसी वर्ष का मतलब 2004 का, तो सोमवार होगा। आखिरी वाले दिन से एक दिन पहले वाला दिन समान होता है ना लीप वर्ष में। ठीक, तो 30 दिसंबर के बाद 31 को मंगलवार होगा, एक दिन तो यहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल साधारण वर्ष का ही है, लेकिन 29वां दिन फरवरी का बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो दिन बढ़ता हुआ चला आएगा और 31 दिसंबर को एक दिन ज़्यादा दर्शाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते कि पहला और आखिरी दिन समान होगा, हम ये कहेंगे पहला और आखिरी दिन से पहले वाला दिन समान होगा, आखिरी दिन में एक दिन ज़्यादा आएगा, इसलिए सोमवार से हमने मंगलवार यहाँ पे किया था। और इसके बाद जो अगला दिन होगा वो 1 जनवरी 2005 का होगा, क्योंकि 2004 के बाद 2005 आएगा और मंगलवार के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बुधवार। मतलब टोटल कॉन्सेप्ट जो हम देखें तो लीप वर्ष से एक वर्ष आगे जाएं या लीप वर्ष को लेते हुए जिन भी एक वर्ष के अंतर में लीप वर्ष आता है वहाँ पर विषम दिन 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार से हमने यहाँ पे 2 दिन बढ़ाए थे और सोमवार से मंगलवार के लिए हमने यहाँ पे 1 दिन बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि 3 से 4 पे गए थे, बाई चांस 4 से 3 पे जा रहे होते है ना, और इस अंतर के बीच लीप वर्ष का जो 29वां दिन है वो ना आ रहा होता तो 1 दिन कम करते। ठीक, क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि 4 से 5 जा रहे हैं तो वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए दिन भी आगे बढ़ा रहा है। बाई चांस 5 से 4 पे जा रहे होते तो यहाँ पे देखना पड़ता कॉन्सेप्ट में हमारे लिए रिवर्स जब चलते तो यहाँ पे 2 दिन कम करना पड़ती, क्योंकि 29वां दिन फरवरी का इस अंतर के बीच आ जाता। ठीक, हमें एक वर्ष के अंतर में केवल फरवरी को ध्यान में रखना है कि फरवरी किस वर्ष की ली जा रही है। यदि फरवरी लीप वर्ष वाली आ रही है उस एक वर्ष के अंतर में, तो यदि हम रिवर्स चलना है, वर्ष में पीछे चलना है, 2 दिन कम करेंगे, और यदि फॉरवर्ड चलना है, वर्ष में आगे चलना है, तो 2 दिन बढ़ाएंगे। बस ध्यान रखना है फरवरी का विशेष तौर से। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर यदि लें, एक वर्ष के अंतर पे 2 विषम दिन होते हैं, है ना। ये 2 क्यों आया, 1 क्यों आया? 1 का आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, पहला आखिरी दिन सेम। इसमें पहला और आखिरी दिन से पहले वाला दिन सेम हो पाएगा, क्योंकि फरवरी ज़्यादा लेके आएगी 1 दिन, इसलिए 1 दिन तो यहीं विषम हो गया और अगला दिन 1 वर्ष के अंतर पे लगेगा तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, इसलिए 2 विषम दिन होंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। वर्ष के बाद आता है शताब्दी। शताब्दी मतलब शतक, है ना। 100 वर्षों से मिलकर बनी होती है, 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी बनाते हैं। ठीक, 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी बनाते हैं। एक शताब्दी 100 वर्षों की होती है और 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार आएगी, क्योंकि 100 वर्ष से बनती है। ठीक, यह भी एक वर्ष ही होता है, मतलब जो 100वां वर्ष होगा हर बार 100वां वर्ष वो एक वर्ष होगा, क्योंकि उसमें भी 365 या 366 दिन होंगे। ठीक, तो हम इसकी पहचान भी समझते हैं जरा कि साधारण वर्ष शताब्दी और लीप वर्ष शताब्दी, क्योंकि जिसमें 366 होंगे वो लीप वर्ष शताब्दी कहलाएगी, 365 दिन वाली शताब्दी साधारण वर्ष शताब्दी कहलाएगी। इनके अंतर भी सेम है कि दिन इसमें 365 होंगे इसलिए साधारण वर्ष शताब्दी, और ये लीप वर्ष है इसलिए 366 दिन। इसमें फरवरी 28 दिन की होगी इस एक वर्ष में, और इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन होगा, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होंगे। ठीक, एक वर्ष के अंतर पर एक विषम दिन होगा, जैसा कि हमने अभी कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इसलिए इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि जब भी हम साधारण वर्ष शताब्दी से आगे वाले वर्ष में जाएंगे, एक वर्ष का अंतर सीधा डेट टू डेट लेंगे। ठीक, तो एक विषम दिन मतलब एक दिन हम बढ़ा देंगे। ठीक है, और या कम कर देंगे यदि पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे के वर्ष में जा रहे हैं तो। ठीक, और एक वर्ष के अंतर पर यहाँ पे 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये 66वां दिन बढ़ के आएगा। इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान के लिए 4 नहीं 400 से चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान बस ये रखना। इसकी जो पहचान है वो करने के लिए जब हम भाग देंगे तो 4 से नहीं 400 से, क्योंकि जिस वर्ष के आखिरी में 2 जीरो लग जाती हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। देखो 17वीं शताब्दी है ना, 18वीं 19वीं इस प्रकार से कहते हैं। ठीक, और इसमें 16वीं 20वीं 24वीं है ना, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष शताब्दी प्रत्येक 400 वर्षों में आती है। ठीक, इसलिए देखिए 1600 के बाद 400 वर्ष 2000
है ना। फिर 2400 में आएगी, ठीक। लीप वर्ष शताब्दी कब आती है? प्रत्येक 400 वर्ष बाद आती है ना। इसको चेक करने के लिए भी हम 400 से भाग दे के चेक करते हैं। तो किस प्रकार, जैसे 1700 में यदि हमने चेक किया कि ये साधारण है या लीप, तो 1700 के बाद 400 से चेक किया, 2 जीरो तो हमने वैसे ही काट दी, 4 17 कटेगा ही नहीं, मतलब शेष बचेगा। शेष बचेगा तो साधारण रहेगा, है ना। 4 बार कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये जो एक शेष बचा है, 4 से 4 को 16, 1 बच गया। ये जो एक शेष बचा है यही कह रहा है कि ये साधारण वर्ष है, क्योंकि 400 से भाग पूरा नहीं जा रहा। उसी प्रकार 1800 भी नहीं कटे, क्योंकि 2 जीरो काट दिया, 18 कटेगा नहीं 4 से, ठीक। इसके बाद 19 में भी 2 जीरो यदि 400 से काट दिया तो 4 से 19 कटता नहीं है ना। वैसे ही हम देख सकते हैं आखिरी के 2 जीरो से मतलब ना रखते हुए 2 जीरो इसके हटा दो, 2 जीरो इसको हटा दो, 4 से 16 कटेगा, 20 कटेगा, 24 कटेगा। हमें पता चलता जाएगा कि ये लीप वर्ष शताब्दी है, क्योंकि ये भी एक पूरा वर्ष होता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए 400 को लिया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी गणना करने सीखते हैं। इनकी संख्या हमेशा 1 से 6 के बीच रहेगी, क्योंकि विषम दिन कहने का मतलब क्या है कि वो दिन जो सप्ताह से ज़्यादा या कम आते हैं, ठीक है। 7 दिन में जो दिनों का चक्र होता है वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि देखें तो सोमवार से लेकर रविवार तक पूरा दिन चल जाएंगे, तो जो 7 दिन है वो कंप्लीट होंगे। इसके बाद फिर से दोबारा दिन आएंगे। यदि मान लीजिए जैसे 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। जब भी विषम दिन हमें ज्ञात करना होगा तो हम हमेशा 7 से भाग करेंगे। ये बात बस ध्यान रखना। क्या करेंगे? 7 से भाग। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है जितने भी सप्ताह होंगे वो हट जाएं। इसके बाद विषम दिन हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे, और इनकी संख्या हमेशा 1 से लेके 6 के बीच रहेगी, क्योंकि यदि 7 हो जाएगी तो फिर तो सप्ताह ही बन जाएगा। कोई भी फर्क विषम दिन नहीं कर सकते, ठीक। देखते हैं कि 31 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं। यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि जिन महीनों में 31 दिन होते हैं उनमें एक्चुअल में विषम दिन होंगे कितने। तो हम 31 में देते हैं 7 से भाग। 7 से कटेगा 4 बार, 7 चौके 28, 28 के बाद बचा 3, तो ये रहे 3 विषम दिन। जिन जिन महीनों में 31 दिन होते हैं उनमें 3 विषम दिन होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये बात है ना, महीनों के नाम में नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद इस बात को समझना कि 31 दिन वाले महीने में 3 विषम दिन होते हैं, क्योंकि 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं, 3 दिन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसलिए ये 3 दिन विषम दिन कहलाते हैं। क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए वैसे ही हम देखते हैं कि 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो जैसा मैंने बताया था, क्या 7 से भाग दे के चेक करना है। ये लिखा 30, इसमें 7 से देंगे भाग, तो 7 से कटेगा 4 बार, 7 चौको 28, बच जाएगा 2। जो बच गया है उसको लिख दिया ऊपर, क्योंकि ये शेष बच गया है। तो विषम दिन कितने आए? 2। विषम दिन कितने आए? 2, ठीक है। वैसे ही देखते हैं कि 28 दिनों में कितने होंगे विषम दिन। जिन महीनों में, जैसे फरवरी 28 दिन की होती है साधारण वर्ष में, है ना, फरवरी 28 दिन की होती है साधारण वर्ष में, उसमें विषम दिन कितने होंगे? तो 28 में हम भाग देंगे 7 से, 7 चौको 28। कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो विषम दिन कितने आए? कुछ नहीं आया, है ना, 0 विषम दिन। 4 सप्ताह फुल कंप्लीट हैं, इसलिए इसमें कोई भी विषम दिन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 29 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो 29 दिन में विषम दिन के लिए हम निकालते हैं, सीधा भाग भी कर सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 7 चौको 28, 1 बचेगा 29वें के लिए, तो 1 विषम दिन होगा इसमें। कितना? 1 विषम दिन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। 100 वर्षों में, इन 100 वर्षों में हमें सबसे पहली बात तो ये पता करना होगा कि इन 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष हैं। जैसे ही साधारण वर्ष की बात आती है तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं पूरे, है ना।
तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि ये तो पूर्ण चक्र करेंगे, लेकिन ये एक दिन होता है ज़्यादा, मतलब एक दिन साधारण वर्ष में होता है, ठीक, बढ़ के आता है। और वैसे ही लीप वर्ष में, लीप वर्ष में क्या सीखा था हमने कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, लेकिन 2 दिन विषम होंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट पता चलता है कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, ठीक। ये हमने पहले भी सीखा है। अब इन 100 वर्षों में हम ये पता करें कि कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है ना। और शताब्दी वर्ष को हम 100 से चेक करेंगे, ठीक। तो ये शताब्दी वर्ष तो है नहीं, है ना, ध्यान रखना, ये शताब्दी वर्ष तो है नहीं 100, क्योंकि 400 होती तो शताब्दी वर्ष में गिनती आती। और जब हम इसमें 100 में 4 से भाग दे के वर्षों की संख्या चेक करेंगे कितने लीप वर्ष हैं, तो हमें पता है 4 दूनी 8, बचा 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, ठीक। लेकिन ये 100वां वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम करो, है ना। तो इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? 24 से 1 कम करना पड़ेगा हमें, सॉरी 25 से 1 कम करना पड़ेगा, 24 लीप वर्ष होंगे। ध्यान रखना, ये बात बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जब 100 में भाग देते हैं 4 से तो 25 आता है, लेकिन ये 100वां वर्ष हमने अभी सीखा था, ये 400 से चेक किया जाएगा, 4 से नहीं, है ना। तो हमको कायदे में 99 तक ही चेक करना था, 100 को चेक ही नहीं करना था। तो 99 तक हमारे पास 24 वर्ष आते और ये साधारण रहता, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये लीप वर्ष जो निकाले हैं 24 कैसे हैं, ठीक। चाहो तो आप इसको पहले अलग 400 सबसे पहले चेक कर लो, फिर जो बचे 99 वर्ष हैं उनको 4 से भाग दे के चेक करो तो 24 आएगा, और एक ये तो है ही नहीं तो 24 ही रह जाएगा, ठीक। और जब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने होंगे? 76 साधारण वर्ष होंगे, है ना, 76 साधारण वर्ष होंगे। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, क्योंकि विषम दिन ही निकालनी, 76 साधारण वर्ष में 76 ही विषम दिन होंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। और 24 लीप वर्ष में 2 विषम दिन के हिसाब से 1 वर्ष में कितने होंगे? 24 दूनी 48। तो टोटल जो विषम दिन है वो कितने आएंगे, ये लीप वर्ष के लिए निकाला अपन, 76 का 1 में गुणा 76 और 24 दूनी 48, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो आएगा 6 और 8 14 का 4 लिख दें, 7 4 11 और 12, 124 विषम दिन टोटल हमें इस अंतर पे मिलेंगे, है ना। और हमें पता है कि विषम दिन को कैसे काउंट करते हैं, जैसे 29 दिन थे, 30 दिन थे, है ना, 31 थे, 28 थे, वैसे ही 124 विषम दिन है। 124 विषम दिन कैसे काउंट किए जाएंगे कि 124 में हम इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, 124 में हम 7 से लगाएंगे भाग, ठीक। तो 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 बचा 5 हो गया 54, 7 7 49, 49 के बाद 54 से बचा 5/7, विषम दिन कितने आए? 5, ठीक। फाइनली जो विषम दिन है कितने आए? 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना ये बात कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, है ना, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इससे बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस कैलेंडर का सॉल्व होने वाला है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ठीक। 200 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए हम 100 के पेयर में देखते हैं, क्योंकि देखिए 200 को हम 400 से भाग दे के देखते तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन हम 100 के पेयर में देख लेते, क्योंकि 100 में अभी हल निकालें। 100 वर्ष धन 100 वर्ष, सॉरी कितने हो गए? 100 और 100 200 वर्ष। जैसा कि हमें पता है कि 100वां वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष होगा, तो 24 होते हैं इसमें लीप वर्ष, इसमें भी 24 होंगे, 24 दूनी 48, 48 उनका डबल 76 76, ऐसे ही जो लास्ट टाइम हमने किया था 100 के लिए सेम टू सेम करते हुए आएंगे। तो लास्ट में जाके हमें कितने दिन मिलेंगे विषम दिन? 5 इसमें मिलना चाहिए और 5 इसमें मिलना चाहिए,
ठीक है, 100 और 100, तो टोटल विषम दिन कितने हुए 200 वर्षों के, 200 वर्षों के टोटल विषम दिन हुए 10 विषम दिन, है ना, 200 वर्षों में। अब हम देख लें कि फाइनली कितने दिन आएंगे। तो 200 वर्षों में यदि 10 विषम दिन हैं तो 10 के हिसाब से एक सप्ताह तो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही कम साथ 3 बचेगा। तो हमें पता क्या चलता है कि 3 विषम दिन होंगे 200 वर्षों में। 200 वर्षों में कितने, 3 विषम दिन होंगे, है ना। ध्यान रखना ये बात कि 200 वर्षों में ही 3 विषम दिन होंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अगला, 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। 300 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए हम फिर से इसको 100 के फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो 100 वर्ष, ठीक, 100 वर्ष और 100 वर्ष हो गए 300 वर्ष। इसमें आएंगे 5 विषम दिन, 5 विषम दिन इसके होंगे, 5 विषम दिन इसके होंगे। टोटल विषम दिन कितने आए, 15, 5 5 5 हो गए 15 विषम दिन, ठीक। कितने सप्ताह कंप्लीट होंगे, तो हम देख ले रहे हैं 15 में 7 से भाग दिए, क्योंकि जब भी विषम दिन के कॉन्सेप्ट को हम कभी भी कैलेंडर में सॉल्व करेंगे तो हमेशा 7 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि जितने सप्ताह कंप्लीट होंगे वो हमारे आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन जो 1 या 2 दिन या 6 दिन तक जो भी नंबर आ रहा है वही इफेक्ट हमारे आंसर पर डालेगा। तो यदि क्वेश्चन में हम आगे फॉरवर्ड चल रहे हैं तो दिन बढ़ाएंगे, यदि बाई चांस रिवर्स चल रहे हैं तो दिन उतने कम कर दिया करेंगे जितना विषम दिन आया करेगा। 7 से जैसे ही हमने इसको काटा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा ये, ठीक। 14 के बाद बचेगा 1/7, तो 1 आएगा 300 वर्षों में विषम दिन। 300 वर्षों में विषम दिन कितना आया, 1, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। चलिए देखते हैं कि जो पहला वर्ष होगा, है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 100वां वर्ष, ठीक, फिर 100 वर्ष, फिर 100 वर्ष, या फिर 100 वर्ष, हो गए 400 वर्ष। तो इसमें आएंगे 5, इसमें आएंगे 5, इसमें आएंगे 5, इसमें आएंगे 5। लेकिन पता है प्रत्येक 400 वर्ष बाद एक लीप वर्ष शताब्दी आती है, तो इसमें एक दिन वो जो शताब्दी वर्ष का रहेगा वो बढ़ के आएगा, ठीक। क्योंकि साधारण वर्ष होता तो एक दिन कम रह रहा था, लेकिन शताब्दी वर्ष का 29वां दिन इस चौथे 100वें वर्ष में ज़्यादा आएगा। बात आई समझ में, क्योंकि 400 वर्षों बाद फिर लीप वर्ष शताब्दी आएगी 400वें वर्ष पर, है ना, ठीक। तो यहाँ पे साधारण यदि रहा होता ये 100 वर्ष, तो इसको हम ऐसा नंबर दे देते हैं, आसानी से फिर समझ में आएगा। 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, ये 300वां वर्ष, ये 400वां वर्ष, ठीक। तो 400वें वर्ष में एक दिन ज़्यादा उस लीप वर्ष का आएगा। साधारण वर्ष यदि रहता तो 5 ही दिन आ रहे थे, लेकिन 29वां दिन बढ़ के एक दिन ज़्यादा आएगा। टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20 और 21। कितने दिन आए, 21 विषम दिन आए। कितने दिन आए, 21 विषम दिन। 21 विषम दिन आए तो हम देखते हैं कि 21 7 से तो पूरा पूरा कट रहा है, 7 या 21 विषम दिन बच रहा है क्या, कोई नहीं, विषम दिन कुछ भी नहीं बच रहा है। मतलब हमें पता चला कि 400 वर्षों का यदि अंतर हम लेंगे तो कोई भी दिन बदलाव नहीं होगा, दिन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो फाइनली हमारे पास कॉन्सेप्ट बना है वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन कितने, 5, ठीक है। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 5। उसी प्रकार 200 वर्षों में विषम दिन होंगे 3। 300 वर्षों में विषम दिन आए कितने, 1, ठीक। और 400 वर्षों में विषम दिन आए 0, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आप कि 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 विषम दिन होते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला है।
चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी विषय के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है, तो समझ में यदि आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वहाँ पर हम इसके करने वाले हैं अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।